हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका मैं फिर से स्वागत करने आ गया हूँ, मनोज राघव। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे पुरानी जो क्लास है मिस होने के लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। तबीयत थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, जिस वजह से फिर मैं क्लास नहीं ले पाया। आज फिर एक नई एनर्जी के साथ में आप सभी के सामने अवेलेबल हूँ। हम अपने जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसको आगे और अच्छे रूप से पढ़ते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा लोग, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा चुका था वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था। अगर किसी बच्चे ने मेरी इस वीडियो को डायरेक्टली वो देख रहा है और उसने पहले वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरी उससे गुजारिश है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए क्या करे, पहले उन वीडियोस पे जाए, उनको देखे, पहले वाली वीडियो को देखे। तो कंटिन्यूटी में जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, नहीं तो सस्पेंस हमेशा बरकरार रहते हैं। तो आइए बच्चों, मैं जो पहुंच चुका था, एक रफ स्केचिंग आपको दे देता हूं कि पुरानी क्लासेस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। बेटा, पिछली क्लास में मैं आपको ये पढ़ा चुका था कि दांतों का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में ग्लैंड सिस्टम किस तरह के होते हैं, कितनी ग्लैंड्स होती हैं और ग्लैंड्स का क्या क्या काम रहता है। जिसमें से मैं आपको एक जो ग्लैंड थी माउथ के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे चुका था। सलाइवरी ग्लैंड के काम क्या होते हैं, एक्शनिंग्स क्या होती हैं। फिर मैंने आपको वहाँ बेसिक्स में ये भी बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल कितनी बड़ी होती है, जिसको हम आहार नलिका बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका। आहार नलिका कितनी बड़ी होती है, और उसके बाद में आहार नलिका के बड़ी होने के बाद में उसके हर फेस के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं आपको पढ़ा चुका था। तो आहार नलिका के अंदर में मैंने आपको पढ़ाया था कि माउथ, मैं आपको पढ़ा चुका था माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ के बाद में मैंने आपको बढ़ाया था कि माउथ के बाद में जो फूड होता है वो ईसोफेगस में आता है। और ईसोफेगस किसको बोलते हैं, ग्रसिका को बोला जाता है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं यार, ग्रसिका। मैंने आपको इसके बाद ये भी बताया था कि एलिमेंट्री जो कैनाल है, इसमें जो फूड है वो ट्रेवल जब करता है, आगे जब जाता है, तो किस मूवमेंट की वजह से जाता है, और वो मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नलिका के अंदर में जो होती है उसका नाम क्या होता है। तो उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रमांकोचक गति भी बोलते हैं। तो बेटा लोग, ये मैं पढ़ा चुका था, जिस मूवमेंट की वजह से फूड आगे जाता है। अब बात क्या थी कि फूड को एंटर करना था ईसोफेगस यानी ग्रसिका के द्वारा हमारे अगले सेक्शन में, एलिमेंट्री कैनाल के अगले सेक्शन में, और उसका नाम था स्टमक। ठीक है, स्टमक में एंटर करना था। किसको एंटर करना था, फूड को। अब भोजन जो है, जो एक लेवल पर प्रोसेस हो चुका है माउथ के अंदर, उसे चबाया जा चुका है, उसको सिंप्लीफाई किया जा चुका है, और उसके बाद में वो भोजन जो है, सिंप्लीफाइड भोजन ग्रसिका के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचता है। तो पहुंचने से पहले इस जगह जो ये लिखा हुआ है ईसोफेगस, यहां मैं आपको लिखूंगा लोअर ईसोफेगल स्पिंचर। ये लोअर ईसोफेगल स्पिंचर यहां पर क्या होता है, मौजूद होता है। स्पिंचर मैंने आपको बताया कि स्पिंचर हमारी बॉडी के अंदर में उन व्यवस्थाओं को बोला जाता है जो क्या करती है, किसी भी ओपनिंग को, किसी भी एक हम कह सकते हैं कि खुले हुए एरिया को बंद करने और खोलने में काम आती है, जो मसल्स की तरह होती है। ठीक है, तो यहां पर एक ओपनिंग लगी होती है जो क्या करती है कि ब्रेन से अटैच्ड होती है, और ये जरूरत पड़ने पर इसको खोलती है। नहीं तो काफी काफी टाइम क्या होता है कि अननेसेसरी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में रहता है, अननेसेसरी सब्सटेंस जिसको हमें क्या करना है, हम गलती से निकल लेते हैं, हमारे माउथ से वो गलती से नीचे की तरफ आ जाता है, तो उससे हमारे पूरे सिस्टम के अंदर में ना जाए, ये स्टमक के अंदर एंटर ना करे, उससे बचने के लिए यहाँ पर ये स्पिंचर लगा होता है। और ये क्या करता है कि ज़रूरत पड़ने पर ही खुलता है और चीज़ों को अंदर भेजता है, नहीं तो क्या होता है, ये यहीं से वापस भी किसी एक प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों, अब स्पिंचर के बाद में ये खुलता है और फूड अंदर एंटर करता है। फूड बेटा, खाना जो है, जो भोजन जिसको हमने खाया था और जो एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट फॉर्म में आ गया था सलाइवा के मिलने के बाद में, अब वो यहाँ पर स्टमक में एंटर करेगा।
तो बच्चा लोग जब वो स्टमक में एंटर करता है, यानी आमाशय में, हमारा ये स्टमक को बोलते हैं हम आमाशय, ठीक है, आमाशय बोलते हैं स्टमक को। ये रहा हमारा, ये आमाशय जो है इसके अंदर में ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, संभवतः बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि बोलते हैं। तो बेटा ये जठर ग्रंथि जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ये स्राव करती है। स्राव का मतलब ये लिक्विड निकालती है। सिंपल सी बात है कि कोई ग्रंथि है तो उसका लिक्विड निकालना स्वाभाविक है, वो क्या करेगी, किसी भी लिक्विड को सीक्रेट करेगी। तो जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, अगर हम लोग देखें तो उससे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, जिसके अंदर में क्या क्या मौजूद होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर में क्या क्या मौजूद होता है वो देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस जिसको हिंदी में श्लेष्मा बोला जाता है, श्लेष्मा, मैं फिर से लिख देता हूं, श्लेष्मा लिखा जाता है। और उसके बाद में क्या निकलता है, पेप्सिन। श्लेष्मा हो गया म्यूकस, फिर पेप्सिन, ये पेप्सिन आपका। तो ये तीन चीजें जो है ये आपकी गैस्ट्रिक जूस से निकलती है। गैस्ट्रिक जूस कहां पर मौजूद है आपका, स्टमक में। स्टमक के अंदर में अगर मैं बात करूं, ये जो ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं, ये मेन रूप से अगर देखा जाए तो यहां इसके 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। या ग्रंथि को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं अगर मैं आपको एक लेवल ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूं तो। ये अपर लेवल जो हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर आप ज्यादा डीप में थोड़ा सा जाना चाहेंगे तो कार्डियक ग्लैंड इसको बोला जाता है। कार्डियक क्यों, क्योंकि यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो ये हिस्से जो होते हैं ये हृदय के आसपास होते हैं। हृदय के आसपास होने से अंतर संबंधित कुछ एक्टिविटीज और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो उन प्रभावों की वजह से इसको कार्डियक ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद में ये बीच में जो बड़ा वाला पोर्शन है, जो लगभग 80% हिस्सा जो ग्लैंड का है, ग्रंथि का है, जो मेन वाला है, ठीक है ना, वो रहता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी कह दिया करते हैं, OXYNTIC, ऑक्जेंटिक ग्लैंड भी बोल दिया करते हैं। और 80% क्षेत्र ये घेरती है और इसको हम मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो 80% पोर्शन को बोला गया। उसके बाद में यहां पर और दूसरी ग्लैंड होती है इस क्षेत्र के अंदर में, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस ग्लैंड। पाइलोरस ग्लैंड आप देखेंगे तो मैंने यहां पर कितने नाम लिख दिए, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरस ग्लैंड और एक लिख दिया ऑक्जेंटिक ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते थे, गैस्ट्रिक भी बोल दिया करते हैं। इस तरह से बेटा आपका जो ये स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है ये इन हिस्सों में बटी होती है। बात आती है कि सर आपने बताया अभी अभी कि जो ग्लैंड है इससे लिक्विड निकला जिसका नाम क्या था, गैस्ट्रिक जूस था। सर ये गैस्ट्रिक जो जूस है, ये गैस्ट्रिक जो जूस है बच्चों, ये गैस्ट्रिक जूस में जो हमारे पास में एंजाइम सारे थे वो क्या क्या थे, HCl, म्यूकस जिसको श्लेष्मा बोला जाता है, और पेप्सिन। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इसको जूम करके वॉल को दिखाया गया, आपको इन वॉल्स पे समझ में आ रहा होगा कि ये ग्लैंडुलर जो सिस्टम होता है, यहाँ से ये इनके सेक्शंस किए हुए हैं कि हाँ यहाँ से म्यूकस निकलेगा, ये चीफ सेल्स होते हैं, ये किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, ये सब। और ग्लैंड्स कहाँ होती है, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्शंस है, जो स्पेसिंग्स हैं, इनके बीच में होती है। अच्छा, आपको इतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंपैरेटिव और एक बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप डीप में जाना है तो उसके लिए अदर कॉलम्स और भी हैं। तो आते हैं हम अपने बेसिक लेवल पर ही। तो बेसिक लेवल में बेटा आपको ये समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, पेट के अंदर होती है। संभवतः मुख्य रूप से हम इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड ही पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर में तीनों चीज हो गई, तो इनका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले ये जो स्टमक है, ठीक है ना, मैं एक मिनट अपने थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। स्टमक, ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक यहाँ पर कहाँ है, ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन। आप इसमें पीछे से धुंधला धुंधला अगर देख पा रहे हैं तो पैनक्रियास का भी पोजीशन दिखाया हुआ है कि पैनक्रियास कहाँ रहता है। अभी पहले हम स्टमक को पूरा कर लेते हैं। तो बेटा ये स्टमक जो होता है ये काम कैसे करता है। ग्लैंड तो समझ में आ गई कि ग्लैंड कितने हिस्से में कौन सी वाली होती है। ग्लैंड से लिक्विड में निकल गया, ये भी समझ में आ गया, यानी एंजाइम्स आपके पास आ गए। अब काम कैसे होता है।
फूड में अब क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज का मतलब कि प्रोटीन के साथ में कुछ रस्सा कसी करनी है और प्रोटीन को क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लेकर आना है, जिससे वो पचने योग्य बन जाए। जो प्रोटीन हम लेते हैं शरीर के अंदर में, हमारे पास भोजन के रूप में हमारे पास आता है, वो प्रोटीन को भी क्या करना होता है, अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आना होता है, जिससे उसको पाचन करने में या हमारे शरीर में लगने में क्या हो, आसानी हो। तो सिंथेसाइज यानी संश्लेषण जो होता है प्रोटीन का, वो कहां होता है, यहां। कहां होगा, आमाशय में। तो यहां पर क्या होता है, सिंथेसाइजेशन होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पेप्सिन। पेप्सिन कहता है कि प्रोटीन को मैं सिंथेसाइज करूंगा। कौन सा प्रोटीन, जो कहां से निकला था बेटा, यस, कहां से निकला था आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें निकली थी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl निकला था, पेप्सिन निकला था और म्यूकस निकला था। तो ये जो आपका क्या आ गया, HCl, पेप्सिन और म्यूकस में से पेप्सिन ने कहा कि मैं इस काम को करने के लिए जिम्मेदार हूं, और हमारे स्टमक के अंदर में ये पेप्सिन जो होता है इस काम को करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। पर उसकी एक शर्त होती है, वो कहता है कि मैं जब भी काम करूंगा कुछ भी, जब फूड के अंदर ये भोजन जो है उसके अंदर में एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होगा, यानी पीएच 1.4 से लेके 2 के आसपास का होगा। अगर पीएच मान आपने पढ़ा है, पीएच मान कितना चाहिए उसको, पीएच मान चाहिए 1.4 से 2.0 तक, ये पीएच मान चाहिए। तो ये जो पीएच है, यहां पर HCl का कहना होता है कि भैया ये पीएच अगर रहेगा तो पेप्सिन काम करेगा। तो HCl बोलता है इस एनवायरनमेंट को, इस पीएच को बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा। तो HCl ने यहां पर ये काम किया, एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा कर दिया, अम्लीय माध्यम जो है भोजन के अंदर में वो पैदा कर दिया, और पेप्सिन को बोला अब आप काम कर सकते हो। ठीक है जी। HCl का कुछ और एडिशनल काम भी होता है, बिल्कुल होता है। ये हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया अगर किसी वजह से हमारे भोजन के अंदर में आ जाते हैं, तो ये उनको मारने की पुरजोर कोशिश करता है, ये पूरी कोशिश करता है कि उन जम्स को क्या कर दे, किल आउट कर दे। ठीक है सर, ये म्यूकस का क्या काम रहता है, म्यूकस ये जो श्लेष्मा है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। सर इसका क्या काम होता है, तो बेटा लोगों श्लेष्मा का काम क्या होता है बच्चों, श्लेष्मा का काम होता है प्रोटेक्ट करना इनर लाइनिंग ऑफ दी स्टमक। जो पेट जो था, जो हमारा आमाशय है, उसके अंदर की जो अंदरूनी जो लाइनिंग्स होती है, अंदरूनी जो सतह होती है, उसको फर्क पड़ता है किससे, HCl से। आपको पता है कि HCl जो होता है कितना प्रभावकारी होता है, भैया तो पता है ना कि इफेक्टिव कितना होता है, कि अगर HCl किसी भी जगह पर गिर जाता है तो उसे गला देता है। अब मजे की बात यह, पेट के अंदर HCl रहता है भैया, और पेट के अंदर HCl रहने के बाद में भी क्या होता है, ये पेट को गला नहीं पा रहा है। कारण स्टमक की जो अंदरूनी जो लेयर्स है, इनर लाइनिंग है, और HCl जो है, उनके बीच में इन दोनों में जो डिफरेंस बनाने के लिए म्यूकस पैदा रहता है। यानी स्टमक की अगर आप अंदरूनी दीवारों को देखोगे, ये वाली जो दीवारें हैं, यहां पर चारों तरफ जो फैला होगा वो क्या फैला होगा, म्यूकस। क्या फैला होगा, म्यूकस फैला होगा, श्लेष्मा। ये अंदरूनी दीवारों पे चारों तरफ म्यूकस रहेगा, पेट की दीवार म्यूकस, फिर HCl और फूड बीच में रहते हैं। ठीक है ना। आपको मैं एक लोकल एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एग्जांपल क्या है हमारे पास बच्चा लोग, एग्जांपल में आप लोगों ने देखा होगा मिठाई वाले क्या करते हैं, जब लड्डू अगर हम किसी स्वीट शॉप पे जाएं और वो लड्डू को क्या करते हैं, जब रखते हैं ट्रे में, तो ट्रे में रखते समय वो क्या करते हैं कि स्टिकर्स छोटे छोटे क्या करते हैं, बटर पेपर लेते हैं, और बटर पेपर लेने के बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो एक दो लड्डुओं की जो आपने रो बनाई है, उसके ऊपर एक दूसरी रो आएगी, तीसरी रो जो आएगी, वो हर लड्डू के साथ में वो पेपर लगाते हैं। रीजन क्या रहता है, रीजन रहता है बेटा कि वो क्या करते हैं, सेपरेशन के काम आते हैं। यानी एक जो लड्डू है और जो दूसरा वाला लड्डू है, उनकी बीच में कांटेक्ट ना हो, वो एक दूसरे में चिपके ना, इसके लिए क्या होता है, सेपरेशन लेयर होती है। और भी दूसरे एग्जांपल है, किचन्स के अंदर में मोस्टली जब उसको बेला जाता है, ठीक है ना, जो डो बोल दो, या फिर हम इन शॉर्ट बोलेंगे गुथा हुआ जो आटा होता है, उसको जब हम एक शेप में लाने के लिए जब चकले पर उसे बेलन से जब प्रेशर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले वो जो आटा होता है सूखा हुआ उसमें मिला देते हैं।
जिससे क्या कॉन्टैक्ट ना बन पाए, जो जिस सरफेस पर हम उसे बेल रहे हैं वो सरफेस और आटा चिपक ना पाए या बेलन से चिपक ना पाए। मतलब बीच के सरफेस में होता है ना, नीचे चकला होता है, ऊपर बेलन होता है, बीच के अंदर में वो आटा होता है, तो वो क्या है, वो चिपके ना दोनों जगह। तो हम क्या करते हैं उसको, या तो रफ आटे के साथ में जो आटा है उसके साथ में उसको मिलाते हैं, यानी एक एक सेपरेशन लेयर पैदा करते हैं जिससे क्या हो कि कांटेक्ट ना हो पाए। उसी तरीके से पेट के अंदर में भी क्या होता है, म्यूकस क्या है, सेपरेशन लेयर है। इधर क्या होता है, इधर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होती है, इधर क्या होता है, HCl मिला हुआ फूड होता है, और बीच में कौन होता है, म्यूकस होता है, और म्यूकस पूरे स्टमक में फैला होता है। ठीक है, कहां फैला होता है, पूरे स्टमक में। और क्या करता है, वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl के प्रभाव से। चलिए जी, अब मजे की बात, फूड प्रोसेस में आ गया, म्यूकस ने अपना काम कर दिया, HCl ने अपना काम कर दिया, म्यूकस ने भी अपना काम कर दिया, HCl ने भी अपना काम कर दिया, पेप्सिन ने भी अपना काम कर दिया। अब वो एसिड मिला हुआ फूड बेटा लोग कहां पहुंचेगा, वो यहां पर कहां आने की कोशिश करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर। देखो लिखा हुआ है ड्यूटेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वो इंटेस्टाइन के यानी फूड को अब कहां आना है, फ्रॉम द स्टमक टू इंटेस्टाइन में आना है। और वो इंटेस्टाइन में आने से पहले, इंटेस्टाइन में जब आएगा तो सिंपल सी बात है, फूड में क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है, वो एसिड जो पेप्सिन को चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर एसिड के प्रभाव से पेट के अंदर तो म्यूकस बढ़ा हुआ था कि नहीं, मैं मिलने नहीं दूंगा, नुकसान नहीं होने दूंगा। अब बेटा यहां पर इस केस में मैं डिस्कस करूंगा एसिडिटी। जो आपने सुना है ना, अपच, गैस या एसिडिटी जब पेट में होती है तो वो क्या कारण क्या होता है उसका, वो किस कंडीशन में होती है। तो बेटा यहां पर क्या रहेगा बच्चा लोग, कि जब वो एसिड वाला फूड यहां आता है, तो एसिड वाला फूड जैसे ही यहां पर आएगा उससे पहले ही क्या होता है, ये लिवर एक ग्लैंड है हमारी, और ये लिवर ग्लैंड में क्या होता है कि इसके अंदर में भी ब्लड फ्लो होता है। ठीक है ना, आपने जैसे कि पढ़ा हुआ है हिपैटिक पोर्टल वेन है, अरे ये क्यों हिल रहा है भाई, इसको यहाँ रखते हैं, ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये वाली हिपैटिक पोर्टल वेन के बाद में फिर क्या हिपैटिक डक्ट भी है। ठीक है ना, आप हिपैटिक डक्ट भी देख रहे हो, हिपैटिक डक्ट ये रही ग्रीन वाली, और वेन जो है वो कौन सी है, ये हो गई आपकी ब्लूइश हो गई, और रेडिस भी है हमारे पास में, वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, हिपैटिक आर्टरी कहलाएगी। इन्होंने हिपैटिक आर्टरी दिखाई हुई है यहाँ पर। ये हिपैटिक जो शब्द है ये यूज करते हैं लिवर स्टडीज के लिए, लिवर से एसोसिएटेड, जैसे किडनी से एसोसिएटेड को हमने रीनल बोल दिया था, यहां पर हम लोगों ने जो ये बायलरी साइंस है, लिवर की जो साइंस है, इसके अंदर में हिपैटिक शब्द दैट इज एसोसिएटेड विद द लिवर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, ब्लड जाता है अंदर लिवर के अंदर। अभी मैंने फूड को रोक दिया यहां पर, अभी आप अपना फूड जो जिसमें HCl मिला हुआ है, पेप्सिन ने अपना काम कर दिया है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर दिया, वो यहां रोक लो। अब इधर आते हैं, तो ये क्या होता है, लिवर के अंदर में, लिवर जो एक ग्लैंड, लिवर भी एक ग्लैंड का रूप होती है, लिवर जो ग्लैंड है वो क्या करती है, यहां पर क्या होगा कि यहां ब्लड जाएगा। अब ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीकृत जो ब्लड जाएगा वो कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेकर जाएगी। और ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ना, ये वेन क्या करेगी, न्यूट्रिशियस जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के अंदर में, ठीक है ना, उनको लेकर यहां तक जाती है। और एक पिंट लगभग 13% के आसपास होता होगा, 13% जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसका 13% एक किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर लिवर के अंदर होता है। अब उस ब्लड के साथ में होता क्या है, इस ब्लड का यहां पर बहुत सारा काम होता है। ये क्या करता है, यहां पर 4 फंक्शन कर लेता है, डिटॉक्सिफाई करना, उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाना, डिटॉक्सिफाई करना हो गया। ठीक है ना, या और भी कुछ एसेंशियल चीज़ों को, जरूरी चीज़ों को कंटामिनेट करना, अपने पास रखना, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, इसमें थोड़ी सी मदद कर देना पैनक्रियास की, ये सारे काम इसके रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ब्लड था कहाँ पर, लिवर के अंदर, वो ब्लड का रोल आपको समझ में आया। अब क्या होता है कि लिवर की जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं, यहां पर बाइल जूस बनाते हैं। कौन सा जूस बनाते हैं बेटा, बाइल जूस, क्योंकि ग्लैंड है। अब ये बाइल जूस यहां बनेगा, और बनने के बाद में इन डक्टों के द्वारा, ये ग्रीन वाली जो डक्ट है, इन ग्रीन वाली डक्टों के द्वारा, यहां लिखा हुआ है जिसको क्या होता है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोल दिया, राइट वाली हेपेटिक डक्ट बोल दिया। ये डक्ट क्या करती है, इस बाइल को जो अंदर बनता है उसको लाती है, और यहां गॉल ब्लैडर में इस जगह पर क्या करती है, गॉल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय जो बोलते हैं, इस पित्ताशय में क्या करती है, सेफ करती है। अच्छा मैं बता दूं, पित्ताशय के अंदर बाइल जूस जो है वो सेफ हो गया, बाइल बना कहां, लिवर में।
सेफ कहां हुआ? ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में आ गया। अब क्या होगा, ये गॉल ब्लैडर के अंदर, और इसका नेचर बता दूं मैं आपको, ये एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब क्षार, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है, बाइल को यहां लिख देते हैं। बाइल किस तरह का होता है? बाइल होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन नेचर का, क्षारीय प्रवृत्ति का। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जो बेस पानी में मिल जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन बोला करते हैं बच्चों। तो ये एल्कलाइन वाला जो बेस है, ठीक है ना, ये जो बाइल में है, ये क्या करता है? यहां से रिलीज होता है। अब देख रहे हो ना, ये पास ये रास्ता, ये रिलीज होता है यहां पर। यहां से क्या आ रहा है? फूड आ रहा है जिसमें एसिड मिला हुआ है, और यहां से क्या आया? ये एल्कलाइन वाला आपके पास में बाइल आया, और ये दोनों आके यहां पर मिलते हैं, और एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिख देता हूं मैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? एक एसिड मिलता है बेस से, और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब इस अभिक्रिया के थ्रू आउट क्या हुआ? इसके थ्रू आउट ये हुआ, एसिड यहां से आया था, बेस यहां से आ गया भैया, और एंट्री ऑफ द इंटेस्टाइन जो है यहां पर, ये दोनों आके मिले और रिएक्शन हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अब फूड के अंदर एसिड का प्रभाव नहीं है, अब ये नॉर्मल हो चुका है। बाइल फिर से आएगा, सेकंड स्टेज का बाइल आएगा अब, और आने के बाद में क्या करेगा? ये जो न्यूट्रल हो गया था फूड, अब उसके अंदर दोबारा आगे मिलेगा, और मिलने के बाद में फिर क्या करेगा? इसको एल्कलाइन माध्यम जो होता है, एक बेसिक माध्यम प्रोवाइड कर देगा। तो बेसिक माध्यम किसने बनाया? बाइल ने। पहले उसने न्यूट्रलाइज किया, फिर बेसिक माध्यम बनाया। अच्छा, मैं यहां पर बताऊं एसिडिटी होती कैसे है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो रूटीन से जब बाहर जाते हैं, रूटीन का मतलब जितना हम डेली खाते हैं, जितने मसाले, जितना तीखापन हम डेली खाते हैं, जब हम उसको बाइफर्केट करते हैं, उससे एक्स्ट्रा लेकर आते हैं बॉडी के अंदर शादी पार्टियों में, तो हमारा बाइल जो होता है उसको एक रेगुलर लेवल ऑफ बाइल बनाने की, मतलब हमारा जो लिवर है वो रेगुलर लेवल पे बाइल बनाता है। पर जिस दिन हमने खाना ज़्यादा भोजन, मतलब हमने स्पाइसी कर लिया है, आउट ऑफ दी रूटीन कर लिया है, फिर ऐसे वाले केस में क्या होता है बेटा कि एसिड तो ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उतने खाने को पचाने के लिए फिर एसिड, और प्रोसेस करने के लिए एसिड चाहिए। तो स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो समझ जाती है आज मटेरियल ज़्यादा है तो एसिड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ये करती है। पर यहां बाइल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बाइल अपने रेगुलर हिसाब से बनाता है। अब आप खुद देखो होगा क्या, पहला एसिड वाला खाना गया, इधर से बाइल आया, दोनों ने न्यूट्रल कर दिया, फिर बाइल आया, उसने क्या किया? उसे बेसिक बना दिया, ठीक है। अब ये खाना जो है यहां से जब यहां जाता है, भोजन यहां पे जाता है, तो वो भोजन क्या है कि वो किस्तों में जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? पाइलोरस स्फिंक्टर होता है, और वो क्या करता है? चीजों को सेमी प्रोसेस करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। तो पहले खाने को नॉर्मल कर दिया, दूसरे इंस्टेंस में दूसरे खाने को नॉर्मल कर दिया, जब तीसरा जब यहां से खाने का जो तीसरा हिस्सा है वो जाने लगा, अब उसको नॉर्मल करने के लिए बाइल खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? बाइल तो खत्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसने क्या किया? भोजन आपने ज्यादा कर लिया है, बाइल कम बना हुआ था, पहले लेवल को नॉर्मल करने में लग गया, दूसरे लेवल को नॉर्मल करने में लग गया, जैसे ही तीसरी किस्त भोजन की कहां पहुंची? इस जगह पहुंची, तो यहां पर बाइल उस इंस्टेंस पे खत्म हो गया। क्या होगा? प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, एसिड वाला खाना यहां पहुंच चुका है, बाइल उतना आया नहीं है, यानी एसिड का प्रभाव अब मौजूद है, वो इस दीवारों पर जलन करता है, और ये जलन हमें यहां फील होती है, इसको बोलते हैं हम एसिडिटी। अब बाइल का काम क्या था? बेसिक। समझ में आया ना कि भोजन ज्यादा था, बाइल कम था, आधे भोजन को नॉर्मल कर दिया, बाइल आधे भोजन को नॉर्मल नहीं कर पाया, और जिसको नॉर्मल नहीं कर पाया उसमें एसिड रह गया, और उस एसिड ने क्या कर दिया? जलन पैदा कर दी। उस फील को हम बोलते हैं एसिडिटी। अब बचेंगे कैसे बेटा लोग इससे? कुछ तो सॉल्यूशन होगा। अब हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। क्या आउटसोर्स करना पड़ता है? एसिड, वो बेस को, क्योंकि हमें कौन सी रिएक्शन करानी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम आउटसोर्स करेंगे यानी बाहर से बेस लेकर आएंगे, इनो ऑन एसिडिटी ऑन, ये ऐसे और भी सब्सटेंस मार्केट में अवेलेबल है, जो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, और इनका काम क्या होता है? एसिडिटी को खत्म करना। वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ऊपर से अब हमने बेस को इंपोर्ट करा लिया। चलिए
आपको न्यूट्रलाइजेशन और नॉर्मल समझ में आ गया, और यहाँ पर इसका बाइल का रोल भी समझ में आया। बेटा बाइल का एक और काम होता है, बाइल सॉर्ट क्या करते हैं, ये बड़े बड़े फैट को जो है, ये फैट को छोटे फैट के जो गोलियां होती हैं उनमें कन्वर्ट करने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि फैट के साथ भी वही है कि जिस रूप में मार्केट से मतलब बाहर से हमने लिया है उस रूप में हमारे शरीर को नहीं चाहिए, उसको सिंप्लीफाइड रूप में जो जरूरत वाला जो शेप है, जो जरूरत वाला जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज होंगी उस पर। तो फैट के साथ में भी क्या होता है, उसके साथ भी तोड़ मरोड़ की जाती है। तो बाइल का जो बाइल सॉल्ट है वो भी इस क्रिया में यहां पर मदद करता है, फैट के साथ में उधेड़बुन करने में। चलिए अब आपको समझ में आया कि पेट से खाना भैया निकला, इंटेस्टाइन में जाना था, लिवर से बाइल आया और बाइल ने क्या क्या रोल प्ले किया। अब ये पैनक्रियाटिक एंजाइम, ये पैनक्रियाज आप देख रहे हो पीछे की तरफ, आगे आता हूं एक स्लाइड पे और देख लेते हैं। ये हमारे पास, इसको अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहां देखते हैं। ये पैनक्रियाज हो गया, और यहां से जो ये फूड था, ठीक है ना, अब ये स्टमक को थोड़ा हल्का कर दिया है, ये स्टमक का हिस्सा हल्का कर दिया, इसोफेगस ये आ रहा, ये आपका लिवर आ गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि बाइल डक्ट जो है, ये देखिए यहां पर, ये जो डियोडनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था, यहां पर क्या हो रहा है, एक इधर का पाइप आ रहा है और एक इधर का पाइप, ये दोनों कॉमन फॉर्म से क्या करते हैं, लिक्विड अपने डालते हैं, एक ही इंस्टेंस पे डालते हैं। यहां से बाइल ने आके अपना काम किया, क्या काम किया था उसने, नॉर्मल करना, फिर उसको बेसिक बनाना। बेसिक क्यों बनाया, बेसिक इसलिए बनाया क्योंकि पैनक्रियास के अंदर में ट्रिप्सिन लाइपेज नाम की जो लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, इस तरह के क्या होते हैं, और यहां से मैं बता देता हूं, पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस नाम की चीज निकलती है। ये ग्लैंड है, ये ड्यूअल ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करती है, जो इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला था कि एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है और एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है इसका। पर उससे पहले मैं आपको ये डाइजेस्टिव वाला जो सिस्टम चल रहा है उसके बारे में भी पढ़ा दूं। तो इसने क्या किया, पैनक्रियाटिक जूस बनाया, जिसके अंदर में क्या था, ट्रिप्सिन था। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो काम करेगा, ट्रिप्सिन के बाद में लाइपेज एक काम करेगा, लाइपेज एक एंजाइम है, और उसके बाद में यहाँ एमिलेज भी होता है, एमाइलेज जिसे बोलते हैं, एमाइलेज भी काम करेगा। तो इसके अंदर से ये जो हमारे पास में एंजाइम्स हैं ये काम करते हैं। तो इनमें से ट्रिप्सिन और ये लाइपेज जब ये काम करने के मूड में होते हैं तो इनको चाहिए होता है बेसिक एनवायरनमेंट। जिस तरह से पेप्सिन ने कंडीशन रख दी थी कि मुझे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, यहां पर ट्रिप्सिन कहता है मुझे कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए। बेसिक एनवायरनमेंट कौन बनाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, बाइल की। पहले फूड को न्यूट्रल करना, फिर बेसिक बनाना। तो उसने यहां से क्षारीय माध्यम बना दिया था। अब ट्रिप्सिन काम करने के मूड में आ गया। समझ में आया ना कि फूड को बेसिक माध्यम किसने दिया, बाइल ने बनाया। क्यों बनाया, ये ट्रिप्सिन काम करेगा जी। अब ये फैट को जो यहां पर प्री डिफाइंड जो फैट था, जो हल्की फुल्की जो लिवर के जो बाइल सॉल्ट है उसके साथ में हल्की फुल्की क्रिया करके उसको सिंपल बनाने की कोशिश की थी। अब उस प्रोटीन उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका है, पैनक्रियास का है। पैनक्रियास का ये एंजाइम क्या करेंगे, हमारे पास में ये जो है हमारे पास में लाइपेज है, ये प्रोटीन को क्या करेगा, सॉरी प्रोटीन मतलब फैट को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ट्रिप्सिन का काम रहेगा सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन था उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करो यहां पर, और सिंप्लीफाइड रूप पे लेकर आओ। वहां सिंथेसाइज हो गया था, पेप्सिन ने ट्रिप्सिन ने उसको जो सिंथेसाइज था उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की, और उसके बाद में यहां पर लाइपेज ने क्या किया, बाइल ने जो उसको फैट को ग्लोबल्स तोड़ मरोड़ने की कोशिश की थी, और उनको और छोटी छोटी गोलियां बनाने की कोशिश किसने की, लाइपेज ने की। ये कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो हल्का फुल्का खिलवाड़ करता है वो कौन करता है, एमिलेज करता है। तो अब ये सारे एंजाइम्स अपने अपने काम कर रहे हैं, रोल्स प्ले कर रहे हैं। उसके बाद में फूड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपरली एंटर कर जाता है। जब वो यहां एंटर करता है, क्योंकि आपने दोनों जो ग्लैंड्स थी उनके वर्क को पढ़ लिया है, अब जब यहां एंटर करता है तो यहां इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस मिलता है। अब इंटेस्टाइनल जूस जो मिलता है ये क्या काम करता है, विलाइस के साथ में, और अब यहां से फाइनल अब्जॉर्प्शन जो होगा इसके लिए मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे जुड़ूंगा। तो बच्चों मेरी उम्मीद है कि इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आप इन सब चीजों को दोबारा से पढ़ें, इस वीडियो को बार बार देखें, एसिडिटी का कॉन्सेप्ट, बेसिक एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट उसको फिर से समझें, और फिर हम आते हैं आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर, इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है और चीजों के साथ में क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए फिर से आप वीडियो को देखें, लर्न करें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, चीजों को, फैक्ट्स को अपने पास रखें, ठीक है ना।